हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आज के एग्ज़ाम का रिव्यू। किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उन पे भी हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एनालिसिस ज़रूर देखें अगर आपका एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में है तो ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया इस बार ब्लूम टैक्सोनॉमी पर। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पे सवाल जो है इस बार पूछा गया। तो क्या पूछा गया ये तो मुझे क्लियर नहीं है, बस मुझे टॉपिक पता चल पाया है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्लूम ने जो है अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो शिक्षा होती है उसको जो सीखा जाता है, शिक्षा में सीखने के उद्देश्य जो होते हैं उनको जो है उन्होंने वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो 3 वर्गों में इन्होंने जो है वर्गीकृत किया है। तो तीनों के बारे में मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। पहला है संज्ञानात्मक, ठीक है, दूसरा भावात्मक और तीसरा है मनोप्रेरक। ठीक है, मनोप्रेरक। तो 3 वर्गों में जो है इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो वर्गीकृत किया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से था, संज्ञानात्मक से। ठीक है, तो संज्ञानात्मक में भी कई चरण हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के बाद आता है यहाँ पर समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है उसे लागू करना, यानी अप्लाई करना। फिर उसके बाद आता है उसका विश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, और फिर उसके बाद काम या करना या बनाना। ठीक है ना, बनाना। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक जो वर्गीकरण है उनका वो कितने भागों में हो गया, 6 भागों में जो है इन्होंने इसको बांटा है। ठीक है, कि कोई भी ज्ञान होता है पहले उसे समझा जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर मूल्यांकन और फिर उसे बनाया जाता है। तो आपको बस ये तीनों याद रखने हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है यानी ब्लूम का जो सिद्धांत है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट बुद्धा यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको जितनी भी बुद्ध भगवान से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ थी उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्धा यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले नाम आएगा नालंदा का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो बिहार में है। किसने इसकी स्थापना की थी, तो कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा जो बुद्ध शिक्षा से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ये कहाँ पर है, तो ये भी बिहार में है। और किस राजा ने इसकी स्थापना की थी, तो वो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है उड़नतापुरी। ठीक है ना, उड़नतापुरी विश्वविद्यालय, ये कहाँ, ये भी बिहार में ही है। इसकी स्थापना गोपाल प्रथम ने की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको याद रखना है वल्लभी। ठीक है ना, वल्लभी विश्वविद्यालय, इसमें भी ये भी बौद्ध शिक्षा के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कश्मीर में आपको ये देखने को मिल जाता है। और ये सभी विश्वविद्यालय जो मैंने आपको लिखवाए ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय। सबका नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फिर से। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में मिटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है परिकल्पना के ऊपर। ठीक है, कि परिकल्पना क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो था परिकल्पना के प्रकार के ऊपर। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो परिकल्पना होती है उसे हम कई वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सरल, ठीक है ना, जटिल, ठीक है ना, और एक होती है दिशात्मक, एक होती है आदिशात्मक। ठीक है, आदिशात्मक, एक होती है शून्य और एक होती है संख्यायिकी है। तो जब 2 चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाती है सरल परिकल्पना। ठीक है, और जब 2 या 2 से अधिक की अगर हम बात करें, 2 से अधिक की इसमें बात की जाती है, तो जब इसमें इतने चर शामिल होते हैं तो वो कहलाती है जटिल परिकल्पना।
दिशात्मक परिकल्पना वो होती है जिसमें दिशा निश्चित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि राम श्याम से जो है 5 फुट बड़ा है या 2 फुट बड़ा है, 3 फुट बड़ा है, ठीक है ना, तो ये दिशात्मक कहलाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहता कि राम श्याम से बड़ा है तो ये आदिशात्मक कहलाएगी, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है। शून्य परिकल्पना जिसमें दोनों चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, उसमें शून्य परिकल्पना बनती है। और संख्याकी परिकल्पना जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। पूरा बता रखा है मैंने, पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हमारी तो ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। और एक बार अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक्स पर वीडियोस बना रखी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। शंकराचार्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। शंकराचार्य के ऊपर क्या था ये भी क्लियर नहीं है, तो शंकराचार्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए 8वीं शताब्दी के एक महान धर्मशास्त्री हैं ये, ठीक है। 8वीं शताब्दी के महान क्या हैं, धर्मशास्त्री हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहाँ से संबंधित हैं, तो ये केरल के कल्लड़ी, ठीक है ना, कल्लड़ी गांव से इनका संबंध है। और इन्होंने कई मठों की स्थापना की थी, जिसमें 4 जो मठ हैं वो सबसे प्रमुख हैं। पहला है श्रृंगेरी, ठीक है ना, श्रृंगेरी, और नेक्स्ट है ज्योतिष मठ, नेक्स्ट है गोवर्धन मठ, और अगला है शारदा मठ, ठीक है। तो ये मठों की स्थापना जो है शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था AICTE की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो AICTE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मूक के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मूक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये मूक की फुल फॉर्म हो जाती है। आपसे PDF का पूछ सकता है। PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे USB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। USB का फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के ऊपर भी जो है क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते रहे हैं और हाल में भी जो है क्वेश्चन पूछे गए, और देखें आज फिर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कोठारी कमीशन के बारे में ऑलरेडी मैंने जितने भी शिक्षा आयोग थे उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको शिक्षा से जुड़े हुए सभी जो है आयोग देखने को मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते थे सब मैंने उसमें कवर करा रखे हैं। तो कोठारी कमीशन की अगर हम बात करें तो सन 1964 से 66 के बीच में ये आयोग था। अपनी रिपोर्ट इसने फिर प्रस्तुत की थी। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी या DS कोठारी भी नहीं कहते शॉर्ट में, ठीक है ना। और इन्होंने क्या सिफारिश की थी, इनकी सिफारिश जो थी वो ये थी कि जो शिक्षा है उसमें जो है सुधार किया जाए, उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, शिक्षा में आधुनिकीकरण लाया जाए और 10+2+3 शिक्षा प्रणाली जो है वो लागू की जाए और शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को महत्व प्रदान किया जाए। ये DS कोठारी या कहें कि कोठारी आयोग की जो है प्रमुख सिफारिशें थी, जिसको आगे चलकर जो है लागू भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचिंग एवेल्युएशन पे क्वेश्चन था, ठीक है, टीचिंग एवेल्युएशन पे क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इवेल्युएशन में मैं आपको बता चुका हूँ 4 प्रकार के मूल्यांकन जो है वो होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है नैदानिक मूल्यांकन, नेक्स्ट होता है रचनात्मक मूल्यांकन, नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन और अंतिम है मानकीकृत मूल्यांकन, ठीक है। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक में जैसे मान लो कोई छात्र है वो कुछ कार्य कर रहा है, उसको कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान करना इसमें शामिल होता है।
और रचनात्मक मूल्यांकन में ये होता है कि जब पढ़ाई के दौरान ही जब कुछ सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, चेक किया जाता है कि छात्र कितना शिक्षा के प्रति जो है अगर मतलब कितनी रुचि ले रहा है, ये सब जानने के लिए जो है कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। एक कक्षा में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। योगात्मक क्या होता है कि इसका एक अंतिम समय होता है, पूरा पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद जो है फिर एक परीक्षा ली जाती है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। और मानकीकृत होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक कट ऑफ बेस जिसे हम कह सकते हैं, एक मानक तय कर दिया जाता है, उस आधार पर जो है छात्रों को का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, सॉरी टीचिंग एवेल्युएशन से। ठीक है, अब उसके बाद मैथ की अगर हम बात करें, ठीक है, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो CI के थे और SI के, दोनों के थे। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे गए थे, और टाइम एंड स्पीड से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। मैं 4-5 टॉपिक आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया CI आपका, CI SI, परसेंटेज, रेशियो से भी क्वेश्चन आया था, एंड टाइम एंड स्पीड, लॉस प्रॉफिट। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो है अच्छे से मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा, और आप DI भी जो है इजीली कर पाएंगे। DI जो थी वो परसेंटेज बेस पूछी गई थी, ठीक है ना, तो परसेंटेज अगर आपको अच्छे से आएगा तभी आप जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और पहले की वीडियोज़ अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।